हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल बेस और अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, क्षारक के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पीएच समझने से पहले हमें कुछ और छोटी छोटी चीज़ों को जानना होगा, जैसे कि सांद्रण क्या होता है और जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जल का जो हम लोग सूत्र लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, H2O। ये हमारे जल का सूत्र है। तो जल का अगर आयनन कराया जाए, जल का अगर आयनन किया जाए तो दो तरह के आयन इससे मिल सकते हैं, H+ और OH-। यही दो आयन होंगे, H+ और OH- आयन। अब देखो, किसी विलयन के अंदर, विलयन मतलब पानी के अंदर, अब किसी विलयन के अंदर पानी में कुछ मिलाया गया है तो वो विलयन बन जाता है। तो उस विलयन के अंदर, पानी के अंदर किसी पदार्थ को मिला दिया, चाहे अम्ल को मिला देंगे या क्षार को मिला देंगे। अम्ल को मिलाएंगे तो उसके अंदर H+ आएगा, क्षार को मिलाएंगे तो OH- आएगा। तो उस विलयन के अंदर H+ आयनों की कितनी संख्या है, कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो हमें इसके ग्राम अणु की संख्या हम लोग देखते हैं। किसकी संख्या देखते हैं? ग्राम अणु, जिसको मोल भी कहा जाता है। ग्राम अणु को ही क्या बोलते हैं? मोल। तो हम देखते हैं कि 1 लीटर विलयन के अंदर H+ आयनों के मोलों की संख्या कितनी है। तो जितनी भी संख्या होगी उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यानी H+ आयन का सांद्रण, और उसका मात्रक लिखा जाएगा मोल प्रति लीटर। ये सांद्रण का मात्रक हो गया, मोल प्रति लीटर। क्या देखा जाता है? 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम अणु या कितने मोल उपस्थित हैं, किसके? H+ आयन के। तो उसको कहेंगे H+ आयन का सांद्रण। ऐसे ही हम देखेंगे OH- का, कि 1 लीटर के अंदर OH- के कितने मोल उपस्थित हैं, वो कहलाएगा OH- आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण। और सांद्रण को किस में लिखते हैं, किस मात्रक द्वारा प्रकट करते हैं? मोल प्रति लीटर के द्वारा। तो ये तो बात रही सांद्रण की। क्या देखना है हमें? 1 लीटर के अंदर कितने मोलों की संख्या है उस आयन की। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं टॉपिक पर, जो कि है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? इसको हम लोग KW से लिखते हैं। KW से लिखेंगे। वाटर में कौन कौन से आयन होंगे, पानी में कौन कौन से आयन बनेंगे? H+ और OH-। यही दो आयन होते हैं H2O में। इन्हीं से तो H2O बना है, H+ और OH- से। तो इन दोनों के सांद्रण का जो गुणनफल है, H+ और OH-। H+ ब्रैकेट में लिख दिया, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। और OH- को ब्रैकेट में लिख दिया तो क्या हो गया? OH- आयन का सांद्रण हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण हो गया। और दोनों का गुणा कर दिया, यानी प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो जो ये गुणनफल आता है इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक गुणनफल। क्या बोलते हैं? आयनिक गुणनफल बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। किसका? जल का। इसको KW से लिखते हैं। तो KW बराबर क्या हो जाएगा? H+ सांद्रण गुणे OH- सांद्रण। ये जो आयनिक गुणनफल है यह किसी भी तापमान पर निश्चित होता है। एक निश्चित ताप पर ये इसका मान निश्चित होता है। ठीक है, इन ताप बदलेंगे तो इसका मान बदल सकता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर इसका मान निश्चित होता है। तो जो देखा गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है जल का, वो होता है KW बराबर H+ इंटू OH- आयन सांद्रण। कितना होता है ये? 1 इंटू 10⁻⁻14। 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻14। किस टेम्परेचर पर है ये? 25 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा विलयन उदासीन है, विलयन क्या है? उदासीन, यानी ना तो उसमें अम्ल मिलाया गया ना तो क्षार मिलाया गया। विलयन क्या है? उदासीन है, यानी H+ और OH- आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, तभी विलयन उदासीन होगा।
अम्ल और क्षार, अम्ल से होता है H प्लस, क्षार से आता है OH माइनस। दोनों की संख्या अगर बराबर है तो विलयन क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन कहलाएगा। यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन का सांद्रण क्या होता है? बराबर होता है, तब विलयन को हम उदासीन कहते हैं। तो उदासीन विलयन के लिए क्या होता है? H प्लस आयन का सांद्रण, ये ब्रैकेट में लिख दिया, ये सांद्रण लिखा जाता है इसी तरह से, बराबर OH माइनस आयन का सांद्रण। दोनों बराबर हैं तो विलयन उदासीन हो गया। तो अभी हमने लिखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के लिए KW कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14। और दोनों आयनों का ये गुणनफल है और दोनों आयन बराबर हैं, तो इसको दो बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जब दोनों आयन बराबर हैं, दोनों आयनों का सांद्रण बराबर है और गुणनफल 10⁻⁻14 है, तो एक आयन का सांद्रण कितना होगा? H प्लस का बराबर OH माइनस का, दोनों आपस में बराबर होंगे और कितना होंगे? इसका आधा कर देंगे। 10⁻⁻14 है तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7। 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7। दोनों का गुणनफल कितना है? 10⁻⁻14 है तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, घात का आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें मिल गया H प्लस आयन का सांद्रण, OH माइनस आयन का सांद्रण किस विलयन के लिए? उदासीन विलयन के लिए। उदासीन विलयन में दोनों का सांद्रण बराबर होता है और कितना होता है? 10⁻⁻7। अब अगर विलयन उदासीन नहीं है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो इन आयनों का सांद्रण बदल जाएगा। क्या होगा? इन आयनों का सांद्रण बदल जाएगा, घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। जैसे अगर H प्लस का बढ़ेगा तो OH माइनस का घटेगा। क्यों? क्योंकि गुणनफल तो फिक्स है, 10⁻⁻14 ही हो सकता है, तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस घटेगा, OH माइनस बढ़ेगा तो H प्लस घटेगा। तो इस कारण से सोरेनसन ने क्या किया? आयनों के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत कर दी, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो आप इतना ये नोट कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है, ये राइट वाला छोड़ दें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जो कि है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किसने दिया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। सोरेनसन नामक रसायनज्ञ थे मुख्यतः ये। तो सोरेनसन नामक रसायनज्ञ ने, जो डेनिश के थे, 1909 में 1909 में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, बनाया हुआ दिख रहा है। देखिए, इधर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और इधर राइट की तरफ जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, क्षारीय गुण बढ़ता है। बीच में यहाँ देखिए, यहाँ लिखा उदासीन। क्या लिखा है? उदासीन। और यहाँ का जो पीएच मान है वो कितना है? 7। और इस समय जो H प्लस आयन का सांद्रण होगा वो होगा 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7। अभी इसको याद रखिए, अभी आगे डिटेल करते हैं हम लोग कैसे पीएच निकालते हैं सांद्रण देने पर। अभी इसको आप याद रखिए। तो 10⁻⁻7 तो कितना हो गया? 7। पीएच कितना हो गया? 7 हो गया। और विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल विलयन हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे ही हम दाईं तरफ जा रहे हैं, H प्लस आयन का जो सांद्रण है वो देखिए घट रहा है, 10⁻⁻8 हो गया। जब पावर माइनस में है तो माइनस वाला पावर का मतलब, माइनस में जब हम बढ़ता है तो उसको घटता कहते हैं, क्योंकि माइनस, देखो 7 है यहाँ 8 है, लेकिन -7 है, -8 है, तो -8 पावर जो हो गया वो -7 से क्या हो गया? छोटा हो गया। 10⁻⁻7 बड़ा है 10⁻⁻8 से। यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट इधर दाएं तरफ जा रहे हैं, ये घटता जा रहा है। ये मान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। क्या घटता जा रहा है? सांद्रण। किसका सांद्रण? H प्लस का सांद्रण घटता जा रहा है। और जब बाईं तरफ जा रहे हैं तो H प्लस का सांद्रण बढ़ता जा रहा है। और जब सांद्रण बढ़ रहा है बाईं तरफ जाने पर, देखें पीएच का मान उल्टा हो रहा है, घट रहा है। और जब दाहिने तरफ जा रहे हैं तो सांद्रण तो घट रहा है लेकिन पीएच का मान बढ़ रहा है। तो जब H प्लस सांद्रण घटता है, H प्लस सांद्रण घटता है तो पीएच क्या होता है? बढ़ता है। H प्लस सांद्रण घटता है तो पीएच बढ़ता है। और जब H प्लस सांद्रण बढ़ता है तो पीएच क्या होता है? घटता है। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है? देखिए, तो इधर हम लोग जा रहे हैं बाएं, इधर दाहिने तरफ जा रहे हैं, 7 के आगे 8 9 10 11 12 13 14 पीएच तक जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, क्षारीय गुण बढ़ रहा है। यानी जो हमारा क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच 7 से अधिक होता है। कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। 7 से लेके 14 तक। 14 से अधिक पीएच संभव नहीं है। पीएच का मान 0 से लेके 14 तक ही हो सकता है, इससे न 0 से कम न 14 से ज़्यादा। तो 7 के बाद बढ़ता हुआ 7 से बढ़ा कर कहाँ तक जाए? 14 तक। तो कौन सा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा, उसके अंदर क्षारीय गुण होगा। और 7 से कम करके कहाँ तक जाएंगे? 0 तक। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय गुण हो जाएगा। और जितना कम पीएच होगा विलयन उतना ही अम्लीय हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा विलयन उतना ही क्षारीय हो जाएगा। और अगर पीएच 7 है तो विलयन उदासीन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पीएच स्केल के बारे में जानकारी आपको दे दी गई। किसने दिया था पीएच स्केल? सोरेनसन ने। कब दिया था? 1909 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीएच मान, जो हमारा मुख्य टॉपिक है आज का, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इससे। पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या होता है? तो सोरेनसन के अनुसार ही ये डिफिनीसन दिया गया। ये डिफिनीसन जो लिखा है आपके स्क्रीन पर, ये सोरेनसन ने ही दिया है। सोरेनसन ने क्या बताया कि जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है उसके ऋणात्मक लघुगणक को ही विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसको कहते हैं? विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यानी पीएच मान का अगर फार्मूला लिखें तो पीएच बराबर क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक लघुगणक। तो माइनस और लघुगणक का मतलब लॉग लिखते हैं, आन बेस 10 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेते हैं? आन बेस 10, इसको बेस बोलते हैं आधार। तो यहाँ लॉग का आधार क्या लेना है? 10 लेना है। और क्या लेना है साथ में? उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को कैसे लिखते हैं? H+ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। तो पीएच बराबर क्या हो गया? माइनस लॉग H+ सांद्रण ऑन बेस 10। इसका एक और फार्मूला हो सकता है, इसको बदल सकते हैं। लागार्थी में अगर लाग पढ़ेंगे तो लाग में देखें, अगर लाग के साथ जो अंक लिखा है लाग के साथ या दाहिने तरफ, अगर उसको उसके हर को अंश बना दें और अंश को हर बना दें, यानी अगर भिन्न के रूप में करके उल्टा कर दें, हर को अंश बना दें, अंश को हर बना दें, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो इस आधार पे अगर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये लॉग ऑन बेस 10, इसको उल्टा कर देंगे, H+ कंसंट्रेशन सांद्रण बटे 1 लिख सकते हैं। तो 1 को ऊपर लेके चले जाएंगे और H+ सांद्रण को नीचे लिख देंगे। भिन्न के रूप में बना करके इसको उल्टा कर दिया और साइन क्या किया? चेंज कर दिया। तो ये पीएच का फार्मूला दूसरा फार्मूला हो गया है, वही उसको दूसरे रूप में सिर्फ लिखा गया है। तो 2 रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब पहला वाला याद रखिए, इसी से काम चल जाएगा। तो पीएच बराबर माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन ऑन बेस 10, यानी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अभी इस सूत्र पे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आगे। पहले थोड़ा सा यहाँ हम बात समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ विलयनों के पीएच मान यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको आप एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए। जैसे सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी उसको हम सांद्र कहते हैं। जिसमें पानी ज़्यादा मिला देते हैं वो तनु कहलाता है। तो ये सांद्र HCl है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होगी, इसका पीएच क्या होता है? 0 होता है। इसका पीएच 0 होता है, यानी इससे ज़्यादा अम्लीय हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इससे पीएच का मान 0 से कम होता ही नहीं है। तो अधिकतम अम्लीय है, इसका पीएच मान 0 है। फिर जल जो उदासीन है उसका पीएच मान कितना है? 7 है। अभी बताया था उदासीन का पीएच 7 होता है। फिर तनु NaOH मतलब पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो इसका पीएच कितना होता है? 13 होता है। और बताया गया अभी पीछे पीएच स्केल में कि जैसे जैसे पीएच 7 से ऊपर जाता है विलयन क्षारीय हो जाता है। तो देखिए NaOH क्षार होता है, इसका पीएच 7 से अधिक है, 13 है। सिरका एस्टिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है, तो इसका पीएच 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल है तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 दिखा हुआ है, तो सिरका का पीएच मान 4 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 है, यानी 7 से कम है, यानी दूध भी अम्लीय प्रकृति का है। अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीयता कम है, अम्लीय गुण कम है, क्योंकि 7 के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन है अम्लीय। रक्त का पीएच 7.4 है, 7 से अधिक मतलब क्षारीय है। तो जो हमारा रक्त है वो क्षारीय प्रकृति का है, जो 7.4 पीएच रखता है। सांद्र NaOH पे आ जाए, अगर NaOH सांद्र है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, अधिकतम क्षारीय गुण इसके अंदर आ जाएगा।
चलिए, अमाशय रस, हमारे अमाशय में जो जठर रस वगैरह निकलते हैं उनका पीएच के उतना होता है 1.4, 1.4 होता है। 1.4 यानी अम्लीय है। 1.4 का मतलब क्या, अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है। तो पीएच देख करके हम बता सकते हैं कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। जितना 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही अम्लीय गुण होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अम्ल के लिए, अम्ल के लिए देखें पीएच का मान क्या होना चाहिए, बार बार बताया गया। अम्ल के लिए पीएच का मान 7 से कम होना चाहिए, तो लेस देन 7। ये जो ये चिन्ह बन रहा है, इसमें जो नुकीला वाला भाग होता है वो कम की तरफ होता है, छोटे वाले की तरफ होता है। तो पीएच छोटा है 7 से, किसके लिए, अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए पीएच का मान 7 से कम होता है। क्षार के लिए पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे जितना भी लिखा आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, पीएच वाले टॉपिक में हेडिंग डालिए पीएच मान, और ये सारा नोट कर लीजिए सब कुछ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पर, यानी आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम लोग पीएच पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इसी में अंक बदल करके अलग अलग क्वेश्चन बनाया जाएगा। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देखें। पहला कह रहा है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻³ मोल प्रति लीटर है, पीएच मान बताइए। चलिए, फार्मूला एक ही हमारे पास है, उसी फार्मूले का उपयोग करना है हमें। पीएच बराबर क्या है, -log H प्लस सांद्रण, और बेस कितना लेना है, इसका आधार कितना लेना है, 10 लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें मान रखते हैं हम लोग। H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण, क्वेश्चन में कितना दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है आपका 10⁻³ तो बाकी सब चीज़ों को वैसे उतार लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे H प्लस की जगह पे क्या लिख देंगे, 10⁻³ ठीक है, ये लिख देंगे 10⁻³ अब थोड़ा सा लागर्थम यानी लाग को सॉल्व करना आना चाहिए। आपने अगर लाग अभी तक कभी नहीं पढ़ा तो अब सुन लीजिए, जो जितनी चीज़ें बताई जाए बस उतनी ही याद रखनी, आपका काम चल जाएगा, और उनको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। चलिए क्या है, देखें, जब भी यहाँ लाग के साथ में जो संख्या लिखी होगी जिसका हमें लॉग लेना है, उस पर जो घात होगा उस घात को हम आगे ला देते हैं। इस तरह का अगर कहीं लिखा है लॉग, यहाँ बेस मान लो a है, कोई भी बेस कोई भी आधार हो सकता है, यहाँ पे लिखा है x का घात y, तो इसको जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो घात होगा इस घात को हम कहाँ ला सकते हैं, आगे ला देते हैं। आगे आगे गुणा कर जाता है ये, तो y आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाएगा, फिर आगे पूरा ऐसे उतार देंगे log ऑन बेस से। ठीक है, घात को क्या करते हैं, आगे ला देते हैं। तो इसको भी आप चाहें तो जहाँ ये लिख रहे हैं उसी के साइड में नोट कर लीजिए, ताकि जब भूले तो आप देख सकें। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे घात कितना है, -3 है, -3 को आगे लाएंगे, यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस आके ये गुणा करेगा ना, -3 आगे गुणा करेगा माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो +3 हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, log ऑन बेस 10, और इधर क्या बचेगा, -3 तो हट ही गया, आगे चला गया, 10 बचेगा सिर्फ। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद देखें, अगर log के साथ जो यहाँ पे लिखा होगा a और आधार a, मतलब दोनों सेम हो, जिसका log लेना है वो और आधार दोनों अगर सेम हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मान 1 होता है। कुछ भी हो यहाँ पर 1000, 10,000, 500, 700 कुछ भी हो, अगर दोनों सेम है तो मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ भी 10, दोनों का मान क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये 1 हो जाएगा टोटल। तो 3 × 1, ये पूरा इसका मान कितना हो जाएगा, log 10 ऑन बेस 10 का 1 हो जाएगा। 3 × 1 क्या हो गया, 3, यानी पीएच का मान क्या आ गया, 3 आ गया। पीएच का कोई मात्रक नहीं होता है, एक प्योर नंबर है, यानी पूरी तरह से एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो सिर्फ पीएच बराबर 3, सिर्फ अंक लिखना। पीएच का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर पीएच 3 है तो हम बता सकते हैं साथ साथ ये अम्ल है कि क्षार है, अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, तो पीएच का मान 7 से कम है, यानी यह भी बताया जा सकता है कि विलयन हमारा क्या है, अम्लीय विलयन है। क्वेश्चन में भी पूछ सकता था कि विलयन की प्रकृति बताइए, तो क्या लिखेंगे, अम्लीय विलयन। विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। ये जो यहाँ पर लॉग वाले फार्मूले लिखे गए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विलयन का पीएच मान 3 है, H+ तथा OH-
आयन की सांद्रता ज्ञात करें। ठीक है, दोनों की सांद्रता ज्ञात करना है और पीएच का मान क्या दिया है, 3 दिया है। चलिए, तो एच प्लस आयन के सांद्रण से पीएच का सीधा सीधा कनेक्शन है, सीधा सीधा संबंध है। तो हम पीएच की सहायता से पहले एच प्लस का मान निकालेंगे, एच प्लस सांद्रण निकालेंगे। चलो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो क्या है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस सांद्रण, और आधार कितना है इसका लेना है, 10 लेना है। ठीक है, चलिए पीएच का मान कितना दिया, 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 रख दें और यहाँ पे क्या निकालना है, माइनस लॉग एच प्लस सांद्रण ऑन बेस 10। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के रूप में, गणित के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेने होने से हमें बचना है, हमें ज़्यादा झमेला नहीं करना है। तो हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे आजमाएंगे। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ही है सीधा सा। देखें, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन में लगाया तो यहाँ पे देखो क्या था, जो एच प्लस यहाँ मान जो रखा गया, देखें ध्यान से देखें इसको, ये वाला स्टेप। यहाँ पर 10 की घात कितनी थी, -3। 10 की घात कितनी थी, -3। तो पीएच का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये हमेशा होगा, एच प्लस सांद्रण में जितना घात होता है उसी घात का सिर्फ चिन्ह बदल दो तो पीएच का मान निकल जाता है, उसी का पीएच का मान निकल जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि अगर घात सांद्रण दिया है तो सांद्रण की घात का चिन्ह बदल देना, पीएच हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर सकते हैं ना, पीएच दिया है तो पीएच में माइनस लगा करके घात बना दो, पीएच में माइनस लगा के घात बना दो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एच प्लस का सांद्रण होगा, हम इसको एंटी लॉग वगैरह ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक से लिखेंगे, एच प्लस बराबर, एच प्लस आयन का सांद्रण बराबर क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻, घात ही रखना है, कितना रखेंगे, पीएच कितना वो देखना है। पीएच है 3, तो पीएच है अगर 3 तो घात कितना कर देंगे, -3। ठीक है, घात को क्या कर देंगे, चिन्ह बदल करके कर देंगे, -3 कर देंगे। तो ये H प्लस आयन का सांद्रण हो गया, क्या हो गया, H प्लस आयन का सांद्रण हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए, अब कह रहा है OH माइनस आयन का सांद्रण बताइए, OH माइनस आयन का सांद्रण बताइए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट हमने पढ़ा, तो H प्लस OH माइनस दोनों का गुणनफल आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। कितना होता है ये, 10⁻⁻14 होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। दोनों का गुणनफल 10⁻⁻14 के बराबर ही होगा किसी भी विलयन में, ये फिक्स है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। तो अगर H प्लस आयन का सांद्रण हमें पता है, हमें OH माइनस का निकालना है, तो OH माइनस आयन का सांद्रण बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14 बटे में आ जाएगा, ये H प्लस आयन का सांद्रण इधर लाएंगे, राइट साइड में बटे में ला देंगे। तो H प्लस का सांद्रण क्या है, 10⁻³ है, 1 × 10⁻³ 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ है। अब इसको हल करना है। तो इस तरह का मैथमेटिक्स में आप गणित में पढ़े होंगे कि जब दोनों, अगर हम दो चीज़ों में भाग दे रहे हैं, भिन्न के रूप में भाग दे रहे हैं और आधार बराबर है, 10 है, यहाँ भी 10 है, तो घातों का भाग करते समय क्या करते हैं, घात को घटा देते हैं। घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब गुणा करते हैं तो घात को जोड़ते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला घात है -14, नीचे वाला घात है -3, तो घात को घटाएंगे, -14 में से -3 घटेगा। कैसे घटेगा, देखें, -14 -3, -14 में से -3 को घटाना है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो -14 और ये माइनस हो जाएगा +3, कितना आ गया, -14। 14 में से 3 घटेगा 11, तो कितना आ जाएगा, -11, तो 10⁻⁻11। ठीक है, तो कितना आ गया, 10⁻⁻11 आ गया। किसका सांद्रण आ गया, OH माइनस आयन का। तो H प्लस का सांद्रण 10⁻⁻3, OH माइनस का सांद्रण 10⁻⁻11। और सांद्रण का मात्रा क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। सांद्रण का मात्रा क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। दोनों सांद्रण के आगे सांद्रण का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। करा विलयन में OH माइनस आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁵ है, विलयन का pH मान ज्ञात करें। ठीक है, इस बार OH माइनस आयन का सांद्रण दिया है और pH मान पूछ रहा है। तो क्या करना होगा, हमें पहले OH माइनस आयन सांद्रण से पहले क्या निकालेंगे, H प्लस सांद्रण निकालेंगे। ठीक है, H प्लस सांद्रण,
तो हम जानते हैं H प्लस सांद्रण गुणे OH माइनस आयन सांद्रण बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब यहाँ से OH माइनस का दिया हुआ, इस बार हम लोग H प्लस का निकालना चाहते हैं, तो H प्लस का सांद्रण बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई, यानी बट्टे में आ जाएगा, ये क्या आएगा OH माइनस का सांद्रण, OH माइनस आके बट्टे में आ जाएगा। OH माइनस का सांद्रण कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻5 दिया है। फिर से वैसा ही कैलकुलेशन आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, 10⁻14 और नीचे 10⁻5, दोनों का आधार बराबर है, घात को घटा देंगे, 14 में से 5 घटेगा, माइनस है, -14 -5 ठीक है, 14 में से घटाना तो माइनस लगेगा, किसको घटाना है ऋण 5 को घटाना है, तो 14 ऋण 5, तो क्या हो जाएगा -14 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा +5, 14 में से 5 घटेगा 9 और इसका बड़े वाले का चिन्ह, तो क्या आ गया -9 आ गया, क्या आ गया -9 आ गया। तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। तो जो pH होगा, इसलिए हम pH भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग या तो लाग के फार्मूले लगाओ या देखो घात, देखो सिर्फ घात क्या है -9, तो pH क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और मन करे सॉल्व करने का मन हो तो सॉल्व कर सकते हैं सूत्र से, तो pH बराबर -log(10) और यहाँ पे H प्लस सांद्रण, ये सूत्र है, इसमें मान रखेंगे -log(10), H प्लस सांद्रण की जगह पे क्या रखेंगे 10⁻⁻9। ठीक है, फिर -9 आगे आएगा, इस माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा +9 और क्या बचेगा log(10)(10), और जब दोनों ये 10 सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9, तो pH का मान क्या आ गया 9 आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ देख करके लिख सकते हैं, जो भी 10 का घात है उसका चिन्ह बदल दीजिए, pH का मान आ गया। तो इस तरह से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक के अगली कड़ी में हम लोग आते हैं। अब देखते हैं टॉपिक अगला क्या हमारा, तो अगला टॉपिक हमारा दैनिक जीवन में pH का महत्व, जो हमारा एवरीडे लाइफ है उसमें pH का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो हम चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा है, पहला जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो हम देखते हैं कि जीव जंतु या पौधे या मनुष्य जो भी हैं, इन सबका शरीर pH के प्रति संवेदनशील होता है। पौधे एवं जंतु या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, सभी का शरीर pH के प्रति संवेदनशील होता है। मुख्यतः जो शरीर होता है हम लोगों का, वह किस pH परास में काम करता है, वो होता है 7 से लेकर 7.8, यानी जो हमारा शरीर है मनुष्य का, वो क्या जीव जंतुओं का, वह 7 से लेकर 7.8 pH के बीच कार्य करता है। अगर pH का मान इधर उधर हुआ, 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा, थोड़ा बहुत होगा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा अंतर आने लगेगा तो दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी के बीच हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता है। तो एक टॉपिक आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जब पहली बारिश होती है तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी जो गैसें प्रदूषण के कारण होती हैं, वो पानी में घुल करके अम्ल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, अम्ल बना लेती हैं। तो बारिश का पानी जो अम्लीय हो जाता है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो जब अब उस अम्लीय वर्षा का pH अगर देखेंगे तो अम्ल का pH 7 से कम होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH भी 7 से कम हो जाएगा। वैसे तो पानी का जल का pH 7 होता है क्योंकि पानी उदासीन होता है, लेकिन वायुमंडल में जो गैसें मौजूद हैं प्रदूषण के कारण, वो उस पानी में घुल करके अम्लीय बना देती है, इससे pH का मान 7 से कम हो जाता है। और जब यह pH का मान 5.6 से नीचे आ जाए, 5.6 से कम हो जाए, तब उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो लिखा हुआ है जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब जब ये अम्लीय वर्षा का जल नदी या तालाब में जाता है तो उस नदी के या तालाब के जल का जो pH मान होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाता है, जिसके कारण जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है, वो मरने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मृदा pH। मृदा pH देखें क्या होता है, जो भी फसलें होती हैं या पौधे होते हैं उनको हम मिट्टी में पनपते हैं, मिट्टी में उगाते हैं। तो पौधों का शरीर भी एक निश्चित pH पर काम करता है। तो अधिकांश पौधों के अगर अच्छी तरह से विकसित करना हो पौधों को, तो उनका जो pH है मिट्टी का वो 7 होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए। ठीक है,
तो इसीलिए जब हम फसल उगाते हैं किसी खेत में तो सर्वप्रथम क्या होता है, उस मिट्टी का पीएच परीक्षण किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे कौन सा फसल उपयुक्त होगा लगाने के लिए और उसके लिए कौन सा उर्वरक सही रहेगा, तो जिससे सही फसल और उर्वरक का चुनाव किया जा सकता है, इसलिए उसका मिट्टी का पीएच परीक्षण कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण हमारा जो दांत होता है वो धीरे धीरे संक्षारण होने लगता है उसका, नहीं दांत हमारा गल जाता है, इस तरह से कह सकते हैं, दांत का क्षय हो जाता है। तो क्यों होता है ये? देखें, हमारी जो दांत की इनेमल होती है ना, दांत की ऊपरी परत जो होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम फास्फेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से। तो जो कैल्शियम फास्फेट होता है वो बहुत कठोर होता है, इस तरह से हमारा दांत बहुत कठोर है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा दांत ही होता है। तो ये पानी में या अन्य चीज़ों में तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर इस पीएच 5.5 से कम मिल जाए, क्या हो जाए? 5.5 से कम हो जाए, तो ये जो इनेमल होती है वो धीरे धीरे इसका क्षरण हो जाता है, ये घुलने लगता है, धीरे धीरे क्षरण हो जाता है इसका। क्यों होता है? क्योंकि हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, उसका पाचन होता है हमारे मुंह में, ठीक है, हमारे सलाइवा द्वारा, लार द्वारा उसका पाचन होता है, जिससे शर्करा बनता है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, सरल रूप है शर्करा। तो अब ये शर्करा जो बनता है, ये जीव हमारे मुंह में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं इस शर्करा का निम्नीकरण करते हैं, इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, जिसको निम्नीकरण कहते हैं। अब जैसे इसका निम्नीकरण करते हैं तो उससे बनता अम्ल। क्या बनता है? अम्ल। अब ये जब शर्करा का निम्नीकरण होता जाएगा, अम्ल बनता जाएगा, तो मुख का पीएच बढ़ता जाएगा, पीएच कम होता जाएगा। पीएच क्या होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, उदासीन हो जाता है, उदासीन से कम हो जाता है। तो जैसे जैसे पीएच अम्ल का निर्माण होगा, हमारे मुख का पीएच घटने लगेगा, और जब ये पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का क्षरण शुरू हो जाएगा। इसीलिए दांत के क्षरण को रोकने के लिए भोजन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? मुख की सफाई करते हैं, अपने मुंह की सफाई करते हैं, और सफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिससे जो अम्ल अंदर बन रहा है, अम्ल की अधिक मात्रा बन गई है, उसको उदासीन किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्षारीय दंत मंजन के द्वारा मुख की सफाई करते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, बस 2 पॉइंट है और ये वीडियो खत्म होने वाला है, टॉपिक खत्म होने वाला है। तो चौथा पॉइंट हमारा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का मतलब क्या है? भोजन करने के बाद जिस शरीर के जिन जिन अंगों में भोजन का पाचन होता है वे पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, हमारे मुख गुहा से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? बड़ी आँत, छोटी आँत जो भी है, जहाँ तक, ये सब हमारा पाचन करते हैं। तो भोजन के पाचन के लिए क्या होता है कि जो हमारा अमाशय या पाचन तंत्र का एक अंग है वह HCl उत्पन्न करता है। जठर रस, नाम सुने होंगे, जठर रस होता है, HCl भी होता है उसमें, तो HCl उत्पन्न करता है। अब अपच की स्थिति में क्या होता है कि अधिक HCl उत्पन्न कर देता है हमारा उदर, यानी हमारा अमाशय जो होगा वो अधिक HCl उत्पन्न कर देता है, जिससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जिसे हम कहते हैं अपच हो रहा है। उस समय दर्द और जलन होता है। क्यों? क्योंकि HCl की मात्रा अधिक हो जाती है। अब इसके निवारण के लिए क्या करना होगा? इस HCl की मात्रा को, इसके प्रभाव को ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए अम्ल के प्रभाव को कौन करता है? क्षारक। अच्छा, अम्ल बढ़ने से क्या हुआ? पीएच घट गया, हमारे शरीर पेट का पीएच क्या हो गया? घट गया। तब पीएच को बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्षारक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? क्षारक। तो इसके लिए जो औषधियाँ यूज़ की जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षार की प्रकृति के होते हैं। तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? अम्ल की जो अधिक मात्रा होती है उसको उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो खेल है वो पीएच घट रहा है, उसको बढ़ा करके फिर से नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से रक्षा। ठीक है, जो पौधे और पशु होते हैं वो भी क्या करते हैं? कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जैसे कि मधुमक्खी हुई, चींटी हुई, ये जब डंक मारते हैं तो इनके डंक में अम्ल होता है, जो होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। तो जिस अंग में डंक लगेगा वहाँ पे फार्मिक अम्ल प्रवेश कर जाएगा, यानी उसका पीएच क्या होगा? पीएच वहाँ पे क्या होगा? कम हो जाएगा। अब पीएच कम होगा तो दर्द उत्पन्न होगा। उसको रोकने के लिए उसके पीएच को फिर से बढ़ा के नॉर्मल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा लगाते हैं। बेकिंग सोडा या चूना लगाते हैं। ये सभी दुर्बल क्षारक हैं। क्या ये सब क्षारक हैं? तो बेकिंग सोडा लगाया या चूना लगाया, जैसे क्षारक का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? आराम मिलता है, क्योंकि उनका पीएच फिर से
घटा हुआ था उसको पीएच को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही पौधों के लिए देखें तो एक नेटल पौधा होता है जो जंगल में पाया जाता है। इस पे अगर देखेंगे इसकी पत्तियों पर पतले पतले बाल जैसे डंक होते हैं। तो जब ये कहीं बाल चुभ जाता है, डंक लग जाता है, तो उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? मेथेनोइक अम्ल। अब ये शरीर में प्रवेश कर गया तो पीएच फिर से घट गया, और जब पीएच घटेगा तो तुरंत क्या होगा? दर्द उत्पन्न होगा। तो इस दर्द से बचने के लिए, इसे कम करने के लिए क्या कहते हैं, एक डाक का पौधा होता है, डाक पौधा होता है, इसकी पत्ती रगड़ देते हैं। तो डाक पौधा की पत्ती किस नेचर की होगी, किस प्रकृति की होगी? क्षारीय प्रकृति की होगी। अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षार का प्रयोग करेंगे। ये हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी इस बारे में बात किया था। ठीक है, तो जहाँ नेटल के पौधे पाए जाते हैं उसी के आसपास डाक के पौधे भी पाए जाते हैं। प्रकृति क्या करती है? उदासीनता के लिए बराबर मौका देती है। तो अगर कहीं किसी को अम्ल दे रही है नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर उसका उपयोग भी, उसका उपाय भी है, क्षारक भी उत्पन्न कर रही है। तो जहाँ नेटल पौधे पाए जाते हैं आसपास डाक के पौधे भी पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को रगड़ने से तुरंत आराम मिल जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पीएच पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हमने उसकी परिभाषा भी देखी, सूत्र भी देखा, न्यूमेरिकल्स भी लगाए, और साथ साथ डेली लाइफ में पीएच के क्या उपयोग हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।